Good afternoon, students. So it is time to explain the last subtopic of the chapter, Lifelines of National Economy. So our today's subtopic is Importance of Mass Communication. In my previous slide, I have already explained different type of communication like press, television, Akashvani, and many more. So here you can see the importance. Mass communication provides entertainment. They create awareness among people about various national programs and policies. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास कम्युनिकेशन मनोरंजन का तो साधन रहते ही है, लेकिन साथ में आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज को लेकर, नेशनल इश्यूज को लेकर, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे, कुछ सामाजिक मुद्दों पर आधारित कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, या न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल के माध्यम से अवेयर होते हैं, और कई सारे डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में भी हमें इन माध्यम से पता चलता है. They provide variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people spread over different parts of the country. अगर हम पूरे देश की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि भारत जो है वो अनेकता में एकता का देश है. हर स्टेट की बोलने की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा अलग दिखाई देगी आपको. तो जो ये मास कम्युनिकेशन के जितने भी मीन्स होते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलता है. हमें राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, हमें क्षेत्रीय स्तर के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं. उसकी वजह ये रहती है कि जो अलग अलग कैटेगरीज के लोग रहते हैं, अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं, तो सबके हिसाब से सबकी भाषाओं में जो है प्रोग्राम्स उपलब्ध रहते हैं. They strengthen democracy in the country by providing news and information to the masses. आप देखेंगे कि न्यूज के माध्यम से कई सारी सूचनाएं, चूंकि ये हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, तो प्रजातांत्रिक देश में एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक ताकत के रूप में ये काम करता है, क्योंकि देश की सारी खबरें हम तक इन मास कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे पास आसानी से तक पहुंच जाती हैं. जैसे कभी आपने दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम देखा हो जिसे कृषि दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम में किसानों को जिस तरीके से जानकारी की जरूरत रहती है कि कब उन्हें बीज लगाना है, कब बारिश होने की संभावना है, ये वेदर फोरकास्टिंग जो होता है, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, उससे भी हमें पता चलता है कि इस फसल के लिए किस तरह के फर्टिलाइजर्स बेनिफिशियल होते हैं. ये भी कृषि दर्शन प्रोग्राम के माध्यम से समझाया जाता है. तो अलग अलग जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित होते हैं. The next subheading is international trade. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. व्यापार हम किसे कहते हैं? हमारे सामान का आदान प्रदान लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में या देशों के बीच में जो सामान का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसे हम हिंदी में व्यापार या ट्रेड के नाम से जानते हैं. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री. और ये माना जाता है किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति को नापना हो, जैसे बैरोमीटर होता है, एक मेजरमेंट यूनिट होती है, वो मेजरमेंट का साधन होता है, तो अगर किसी देश की आर्थिक उन्नति को नापना है तो एक ट्रेड जो होता है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो एक बैरोमीटर के रूप में काम करता है. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप जानते हैं, कोई चीज हम बाहर से मंगाते हैं, कोई चीज हम दूसरे देश को भेजते हैं, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम से जाना जाता है. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. किसी देश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस रहता है, उस आधार पर माना जाता है कि व्यापार का संतुलन उस पर्टिकुलर देश का कैसा है. When the values of export exceed the value of import, it is called a favorable balance of trade. मान लीजिए आप आयात जो भेजने का सामान है वो ज्यादा भेज रहे हैं और मंगा कम रहे हैं, तो ये एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाता है. इसे संतुलित व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है. But if the value of import exceed the values of export, it is termed as unfavorable balance of trade. बिल्कुल इसका उल्टा हो गया कि अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहा है, हम चीजें ज्यादा मंगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश से सामान कम जा रहा है, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry. ज्वेलरी वगैरह बहुत एक्सपोर्ट होती है. केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. जो केमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं या कृषि संसाधन जो एग्रीकल्चर उस पर निर्भर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है. द कमोडिटीज इम्पोर्ट
Trade to India includes petroleum, crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metals, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स. और जो इम्पोर्टेड होता है उसमें भी क्रूड ऑयल रहता है, जेम्स और ज्वेलरी की भी कुछ मात्रा रहती है, केमिकल्स, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब हम बाहर से भी मंगवाते हैं. द नेक्स्ट सब हेडिंग इज टूरिज्म एज अ ट्रेड. टूरिज्म आप जानते हैं, पर्यटन जिसे हम हिंदी में कहते हैं. मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्रीज. अगर हम माने तो 15 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो पर्यटन उद्योग से, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. टूरिज्म इन इंडिया प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन की अगर हम भारत में बात करें तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बहुत बढ़ावा देता है. प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स. आप जानते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति या सभ्यता को आप जानना चाहते हैं, या वहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो वहाँ पर चीजें फेमस है उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये टूरिज्म के द्वारा संभव होता है. जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि महेश्वर में बनने वाली साड़ियां जो थी पहले महेश्वर तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे पर्यटन उद्योग बढ़ता रहा, बहुत सारे, आप कभी महेश्वर गए हो तो आपने देखा हो कि बहुत सारे जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो महेश्वर घूमने आते हैं. अब जब वो घूमने आते हैं तो घूमने के साथ साथ वो उस कला को भी जानते हैं जहां पर महेश्वर की स्पेशल साड़ियां बनाई जाती हैं, और इसकी वजह से वो साड़ियां जो एक पर्टिकुलर लोकल बाजार तक सीमित थी या नेशनल मार्केट तक ही सीमित थी, वो अब इंटरनेशनल ब्रांड बन गई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत महंगी दामों में बिकती हैं. Helps in the development of international understanding about Indian culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco-tourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. देखिए कितने सारे टूरिज्म यहाँ पर बताए गए हैं कि जो विदेशी आते हैं हमारे भारत में, वो हमारी ऐतिहासिक परंपराओं को जानने के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के बारे में स्टडी करने आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए आते हैं, हमारा जो प्राचीन वैदिक इतिहास रहा या प्राचीन जो मेडिकल टूरिज्म रहा उसको जानना चाहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसको जानने के लिए विदेशी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं. आप प्राचीन जब ग्रंथ उठा के देखते हैं, जितनी अभी दवाइयां या कितनी चीजों का जिनका ओरिजिन भारत रहा है, जिनकी पैदावार भारत में हुई है, उस पर अभी विदेशों ने पेटेंट अपना दिखा दिया है. हम बहुत सारे हर्ब्स से ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हमारे यहाँ चरक संहिता आप उठाकर देखें, सुश्रुत संहिता आप उठाकर देखें, ये सब मेडिकल में बहुत माने हुए आचार्य थे जिन्होंने बताया था कि आयुर्वेद के द्वारा इलाज कैसे किया जाता है. और ये कहीं ना कहीं जो फॉरेनर हैं वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. आप बनारस के घाटों को देखें जाके, आप काशी और मथुरा में जाकर देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के इस रिच हिस्ट्री को, इस ग्लोरियस पास्ट को जानना चाहते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ ट्रेड. अब टूरिज्म कहीं ना कहीं एक व्यापार की तरह है, क्योंकि देखिए जब बाहर वाले इंडिया में आएंगे तो होटल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. एक जो गाइड्स होते हैं आप देखते हैं जगह जगह की जानकारी उनके पास रहती है, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. और जो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देश में बनने वाली चीज है, जैसे राजस्थान का लहंगा चोली आप देखें, गोवा में आप जाएंगे तो जूट के आइटम्स जो हैं बहुत ज्यादा वहां पर आपको दिखाई देंगे. जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे पश्मीना शॉल है या वुलन्स, ये सब बहुत फेमस है. इसके अलावा अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो साउथ इंडिया के टाउन्स और जो टेम्पल्स बने हुए हैं वहां पर बहुत ही यूनिक शैली में, द्रविड़ शैली के टेम्पल्स हैं वहां के, तो बहुत सारे फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते हैं ये सब देखने के लिए. राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया. विदेशियों को यही चीज आकर्षित करती है. वो कई बार आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं भारत के मंदिरों पर, प्राचीन इतिहास के ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म का एक पार्ट हो जाता है कि वो हमारे देश में आते हैं और कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इकोनॉमी को उनसे बहुत ज्यादा फायदा भी होता है. देयर इज वास्ट एंड पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज. अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा आगे भी संभावनाएं हैं टूरिज्म इंडस्ट्रीज की. अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें या हम हिमालय के इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकते हैं, बट ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक रीजंस दीज हैव नॉट बीन इनकरेज सो फॉर. लेकिन कई सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से ये चीजें लाइमलाइट में नहीं आ पाई हैं. तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप कि इट इज वेरी इजी एंड आपने इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द गूगल मीट. So thank you very much for watching and listening all this.